तो पहला क्वेश्चन है एस्ट्रोडी क्या है। दोस्तों जो एस्ट्रोडी होती है वो ब्रह्मांड के विकास का अध्ययन करने वाला जापानी एक्सरे उपग्रह है। मतलब मोटे तौर पर देखें जो एस्ट्रोडी होती है यह एक ब्रह्मांड के विकास करने वाला उपग्रह है जो किसके द्वारा बनाया गया है, जापान के द्वारा बनाया गया है। अच्छा आपसे पूछा जाएगा बिग बैंग थ्योरी किससे संबंधित होती है। जो बिग बैंग थ्योरी होती है वो किससे संबंधित है, तो ये ब्रह्मांड के ही उत्पत्ति से संबंधित है। मतलब ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है बिग बैंग थ्योरी। अच्छा आपसे पूछा जाएगा बिग बैंग थ्योरी किसने दिया था, तो जो बिग बैंग थ्योरी है वो जॉर्ज लेमेंतेयर ने दिया था। जॉर्ज लेमेंतेयर ने। और जॉर्ज लेमेंतेयर ने कब दिया था, तो ये दिया था 1927 ईस्वी में। तो दोस्तों ऐसे करके आप याद रख सकते हैं जो एब जॉर्ज लेमेंतेयर थे इन्होंने 1927 ईस्वी में बिग बैंग थ्योरी दिए। बिग बैंग थ्योरी किससे रिलेटेड है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से रिलेटेड है। और ब्रह्मांड के विकास का अध्ययन करने वाली जापानी उपग्रह जो है उसका नाम क्या है, एस्ट्रोडी इसका नाम है। अच्छा आपसे पूछा जाएगा जो तारा होती है वो तारों का रंग किसको रिप्रेजेंट करता है, तो जो तारों का रंग होती है ना ये उसके तापमान को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा सूरज अपने आकाशगंगा के केंद्र में चारों तरफ घूमने में कितना टाइम लगाता है, क्योंकि सूरज है वो आकाशगंगा का चक्कर लगाता है। जो सूरज है ये आकाशगंगा चक्कर लगाता है और आकाशगंगा का चक्कर लगाने में कितना टाइम लगाता है, 25 करोड़ वर्ष लगाता है। तो दोस्तों इसको भी आप लोग याद रखेंगे कि 25 करोड़ वर्ष लगाता है आकाशगंगा का चक्कर लगाने में। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चंस पे। आगे है ध्रुव तारा आकाश में एक ही स्थान पर दिखाई देता है जबकि अन्य तारे नहीं दिखाई देते, ऐसा क्यों होता है। तो दोस्तों ध्रुव तारा जो होता है पोल स्टार, वो ध्रुव तारा पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की दिशा में ही स्थित होता है। मतलब जो ये हमारा सूरज है और इस सूरज के चारों ओर जो पृथ्वी चक्कर लगा रही है ना, तो ये पृथ्वी कुछ इस टाइप की होती है, यह अपने अक्ष पर झुकी होती है। ये होता है इसका उत्तर और ये होता है इसका दक्षिण। तो जो उत्तर का फोर्स होता है और उत्तर का जो डायरेक्शन होता है, इसी डायरेक्शन में सबसे ऊपर एक उत्तर की दिशा में एक तारा होता है जिसे ध्रुव तारा कहा जाता है। तो दोस्तों ये इसके घूर्णन के ही दिशा में होता है, तो इसी के लिए हमेशा जो इसका उत्तरी गोलार्ध होता है ना यहीं से दिखाई देता है और ये हमेशा उत्तर की दिशा को रिप्रेजेंट करता है। इसीलिए जो ध्रुव तारा होता है यह पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की दिशा में ही होता है। इसीलिए क्या होता है, ध्रुव तारा आकाश में एक ही जगह पर दिखाई देता है। अच्छा आपसे पूछा जाएगा कि सांझ का तारा या भोर का तारा किसे कहा जाता है। तो सांझ या भोर का जो तारा होता है ये दोनों तारा किसको बोला जाता है, शुक्र ग्रह को बोला जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों सांझ या भोर का तारा के बारे में बोला जाए तो कोई तारा पे नहीं जाएंगे, सांझ या भोर का तारा में कहाँ जाएंगे हम लोग, शुक्र ग्रह पे जाएंगे। अच्छा आपसे पूछा जाएगा पृथ्वी की भगिनी किसे कहा जाता है। तो जो पृथ्वी की भगिनी होती है वो भगिनी भी किसे कहा जाता है, शुक्र को ही कहा जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि पृथ्वी की बहन किसे कहा जाता है, तो जो पृथ्वी की बहन होती है यह भी किसे कहा जाता है, शुक्र ग्रह को ही कहा जाता है। अच्छा सौरमंडल में टोटल कितने ग्रह होते हैं, तो सौरमंडल में टोटल 8 ग्रह होते हैं। कौन कौन होते हैं, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल और बृहस्पति शनि अरुण वरुण, यानी बुध से लेकर वरुण तक टोटल 8 ग्रह होते हैं। जिसके बीच में 4-4 ग्रह को आगे पीछे कर देंगे तो बुध शुक्र पृथ्वी मंगल एक साइड में, बृहस्पति शनि अरुण वरुण एक साइड में और बीच में क्षुद्र ग्रह रहता है। तो अक्सर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो क्षुद्र ग्रह होती है ये क्षुद्र ग्रह किन किन ग्रहों के बीच में होती है। तो जो क्षुद्र ग्रह होती है वो इधर से बृहस्पति आ जाता है, बृहस्पति, और इधर से आ जाता है मंगल, यानी मंगल और बृहस्पति के बीच में क्या होती है, क्षुद्र ग्रह होती है। तो ऐसे करके हम लोग इस क्वेश्चन को समझ लेंगे। आज का अगला क्वेश्चन है मनुष्य के हृदय में सामान्यतः प्रति मिनट कितनी बार स्पंदन होता है। जो मनुष्य का हृदय होता है दोस्तों वहाँ पे प्रति बार कितना होता है, 12 बार स्पंदन होता है। अच्छा आपसे पूछा जाएगा मनुष्य की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है। तो मनुष्य के शरीर में जो सबसे बड़ी हड्डी होती है वो कौन सी होती है, जांघ की फीमर हड्डी होती है। अच्छा सबसे छोटी हड्डी के बारे में आपसे पूछा जाएगा तो आप क्या बतलाएंगे, जो छोटी हड्डी होती है वो कान की स्टेपिस हड्डी होती है। तो यहाँ से हम लोग याद रखेंगे जो कान की स्टेपिस हड्डी होती है वो सबसे छोटी होती है और सबसे बड़ी हड्डी जांघ की फीमर की हड्डी होती है। अच्छा आपसे ग्रंथि के बारे में पूछा जाएगा कि मानव के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, तो क्या बतलाएंगे, सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है दोस्तों वो लीवर होती है। अच्छा आपसे अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में पूछा जाएगा, जो अंतःस्रावी ग्रंथि होती है ये कौन सी होती है। तो दोस्तों ग्रंथि में पूछा जाएगा तो ग्रंथि में तो हम लोग लीवर मारेंगे, लेकिन जब अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में आपसे पूछा जाए तो थायराइड ग्रंथि मारेंगे।
मारेंगे, क्या मारेंगे? थायराइड ग्रंथि। तो जो दोस्तों थायराइड ग्रंथि जो होती है यह गला में पाई जाती है और घेंघा नामक जो बीमारी होती है वो इसी ग्रंथि में होती है। तो थायराइड ग्रंथि में क्या होती है? घेंघा नामक बीमारी होती है। घेंघा नामक बीमारी क्यों होती है? ये आयोडीन की कमी से होती है। आयोडीन जो हैलोजन ग्रुप में आता है, इस आयोडीन की कमी से घेंघा नामक रोग होता है और ये कहाँ होती है? थायराइड ग्रंथि में ही होती है। चलिए आज के अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आगे है दोस्तों स्फेग्मोमैनोमीटर से क्या मापा जाता है? तो स्फिग्मोमैनोमीटर नामक जो यंत्र होती है इससे रक्त दाब मापा जाता है, मीन्स ब्लड प्रेशर मापा जाता है। ब्लड प्रेशर कितना होता है? तो दोस्तों जो बीपी होती है वो 120/80 होता है। मतलब जो 120 होती है ना ये सिस्टोलिक होती है, इसको सिस्टोलिक कहा जाता है, सिस्टोलिक। और जो 80 होती है इस 80 को कहा जाता है डाईएस्टोलिक। तो आपसे पूछा भी जाएगा कि बीपी में सिस्टोलिक का वैल्यू कितना होता है, तो ऊपर वाला मारेंगे। जब डाईएस्टोलिक का पूछा जाए तो नीचे वाला मारेंगे। बाकी जो बीपी होती है वो रक्तदाब का जो है सो वो स्फिग्मोमैनोमीटर से मापा जाता है। अच्छा, आपसे ये भी पूछा जाएगा कि शरीर का सबसे बड़ी अंग कौन सी है? तो दोस्तों जो बड़ी अंग होती है ये होती है त्वचा। आपसे पूछा जाएगा जो ब्लड प्रेशर होता है, ये रक्त जो होती है, इस रक्त समूह का खोज किसने किया था? तो कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। कब किया था? 1902 ईस्वी में किया था। किसका खोज? रक्त समूह का खोज, जिसे ब्लड ग्रुप कहा जाता है। अच्छा, आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये जो रक्त होती है यह इस रक्त का रंग लाल किसके कारण होता है? तो दोस्तों रक्त का जो रंग लाल होता है यह हीमोग्लोबिन के कारण होता है। और जो हीमोग्लोबिन होती है इसके केंद्र में कौन सा धातु रहता है, या फिर हीमोग्लोबिन के अंदर में कौन सा धातु पाया जाता है? तो धातु जो होता है दोस्तों वो लोहा होता है, जिसे फेरस कहा जाता है। तो जो हीमोग्लोबिन होती है उसमें लोहा नाम का धातु, फेरस धातु पाया जाता है और हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का रंग क्या होता है? लाल होता है। आगे है 1902 में कार्ल लैंडस्टीनर ने किसकी खोज किया था? तो दोस्तों अभी हम लोग ही पढ़े थे, जो कार्ल लैंडस्टीनर थी वो रक्त समूह की खोज की थी। तो रक्त समूह का खोज किसके द्वारा किया गया था? कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा किया गया था। अच्छा, रक्त समूह की बात करें तो इसमें एक सर्वग्राही होता है और एक सर्वदाता होता है। तो सर्वग्राही कौन सा होता है? तो दोस्तों AB जो होता है, AB ये सर्वग्राही दाता होता है। और जो O होता है ये क्या होता है? सर्वदाता होता है। ये सबको दे सकता है O पॉजिटिव, लेकिन जो A पॉजिटिव हो, A+ होता है, AB होता है, ये AB क्या करता है? सबसे ले सकता है पर दे किसी को नहीं सकता है। इसीलिए AB को हमेशा सर्वग्राही बोला जाता है और O को क्या बोला जाता है? सर्वदाता बोला जाता है, क्योंकि ये हमेशा डोनेशन करने के काम में आता है। अगला क्वेश्चन से, समुद्र का जल नीला क्यों दिखाई देता है? तो दोस्तों जो समुद्र का जल नीला दिखाई देता है वो जल के कणों द्वारा क्या होती है? प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। तो प्रकीर्णन के कारण ही क्या होता है? समुद्र का जल जो है वो नीला दिखाई देता है। लेकिन इसी प्रकीर्णन के कारण आपको बोला जाए कि आसमान का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? तो दोस्तों समुद्र का भी रंग नीला प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है और आसमान का भी जो रंग नीला होता है वो आसमान का भी रंग नीला किसके कारण होता है? प्रकीर्णन के कारण ही दिखाई देता है। अच्छा, आपको बोलेगा कि रमन प्रभाव जो थी वो रमन प्रभाव किससे रिलेटेड है? तो दोस्तों ये भी जो है प्रकीर्णन से ही रिलेटेड है। इस तरह करके हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आगे है प्रोटीन किस गैस का प्रमुख यौगिक होता है? जो प्रोटीन होता है दोस्तों उसमें मूल रूप से कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन गैस होती है। ऐसे जो प्रोटीन होती है वो किसकी बनी होती है आपसे पूछा जाएगा। तो प्रोटीन जो होती है वो एमिनो एसिड की बनी होती है, जिसे एमिनो अम्ल भी कहा जाता है। तो जो एमिनो एसिड होती है इसकी प्रोटीन बनी होती है। एमिनो एसिड कितनी होती है टोटल? तो दोस्तों टोटल 20 एमिनो एसिड होती है और 20 एमिनो एसिड जो होती है इससे क्या बना होता है? प्रोटीन बना होता है। प्रोटीन में कौन सा गैस होता है? नाइट्रोजन गैस होता है। अच्छा, एमिनो एसिड जो टोटल होता है वो दोस्तों टोटल 21 एमिनो एसिड होता है। चलिए चलते हैं आज के अगले क्वेश्चंस पे। आगे है ईथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो दोस्तों जो ईथोलॉजी होती है ना उसमें जानवर के व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। जानवर जो होती है गैर मनुष्य, मतलब इसमें मनुष्य को छोड़ के जो पशु आते हैं ना उसके व्यवहार का अध्ययन को क्या कहा जाता है? ईथोलॉजी कहा जाता है। अच्छा, आपसे पूछा जाएगा कि महामारी जो होती है वो महामारी रोग का अध्ययन क्या कहलाता है? तो दोस्तों जो महामारी रोग होती है इसका अध्ययन कहलाता है एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी जब आ जाए तो समझ लीजिए कि महामारी का अध्ययन किया जा रहा है। अच्छा, आपको मकड़ों का अध्ययन बोला जाएगा, मकड़ों का अध्ययन, तो आप क्या मारेंगे? मकड़ों का जो अध्ययन होती है यह क्या कहलाता है? तो जो मकड़ों का अध्ययन होती है दोस्तों इसे एरेनियोलॉजी कहा जाता है।
एरेनियोलॉजी। तो जब एरेनियोलॉजी की बात आए तो आप समझ लीजिएगा कि क्या होती है, मकड़ों का अध्ययन किया जाता है। चलिए चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन पे। आगे है, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाली विश्व की प्रथम महिला विज्ञान क्षेत्र की थी, वो कौन थी? तो दोस्तों नोबेल से प्राप्त करने वाला जो वर्ल्ड की पहली महिला थी ना, वो महिला मैडम क्यूरी थी, जो जिसको फिजिक्स में जो नोबेल पुरस्कार मिला था वो कब मिला था? 1930 ईस्वी में मिला था मैडम क्यूरी को। अगला क्वेश्चन है, पानी में सुई तो डूब जाती है जबकि भारी भारी समुद्री जहाज तैरते रहते हैं, क्यों तैरते हैं और सुई पानी में क्यों डूब जाती है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा क्योंकि जहाज के डूबे हुए भाग से हटाया गया जो पानी होती है, वो पानी का भार सारे जहाज के भार के बराबर होता है, इसीलिए वह प्लवन करते रहता है। जबकि सुई द्वारा हटाए गए पानी का जो भार होता है, वो भार सुई के भार से क्या होता है? कम होता है, इसीलिए सुई हमेशा पानी में क्या होती है? डूब जाती है। कहने का मतलब दोस्तों ये जो पानी होती है ना, इस पानी में जब हम कोई वस्तु को डालते हैं तो वो अपने भार के अकॉर्डिंग वो पानी को बाहर फेंकती है। तो जो सुई होती है, वो सुई का जो भार होता है, वो सुई का भार जितनी पानी बाहर फेंकती है, वो पानी का भार कम होता है और सुई का भार ज़्यादा हो जाता है, इसीलिए सुई क्या होता है? अंदर चला जाता है। वो जो जहाज होती है, ये जहाज क्या करती है? अपने भार के बराबर के पानी को रिप्लेस करती है। तो जितना इसका भार अंदर जाएगा और पानी को रिप्लेस कर देगी, तो ये क्या होती है? हमेशा ऊपर में तैरते रहती है। यह सब भार के कारण में होता है। भार जो होती है दोस्तों, वो भार का ऐसे मात्रक क्या होता है? तो भार का भी ऐसे मात्रक न्यूटन होता है, जिसे एन से रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। जो भार होती है ये एक प्रकार का बल होता है, लेकिन ये गुरुत्वाकर्षण के कारण लगता है, तो इसीलिए इसे भार कहा जाता है, बल नहीं कहा जाता है। बल का भी ऐसा मात्रक क्या होता है? बल का भी ऐसा मात्रक न्यूटन होता है। अच्छा, आपको पूछा जाएगा घनत्व का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो दोस्तों जो घनत्व होता है, इसका ऐसा मात्रक क्या होता है? घनत्व का ऐसा मात्रक द्रव्यमान बटे आयतन होता है, मतलब केजी पर मीटर क्यू होता है। तो जब आपको केजी पर मीटर क्यू लिखा रहे तो आप समझ लीजिएगा कि घनत्व की बात हो रही है। अगला क्वेश्चन है, भारत में स्वदेश निर्मित दूसरी पीढ़ी का पहला उपग्रह कौन सा है? तो दोस्तों भारत में ही निर्मित दूसरी पीढ़ी का जो पहला उपग्रह था, वो कौन सा उपग्रह था? इनसेट 2A था। और दोस्तों जो इनसेट 2A होती है, ये उपग्रह थी। और उपग्रह किसे कहते हैं? जो अपने अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाता। जो हमारा पृथ्वी है ना, इस पृथ्वी के चारों ओर जो जो चक्कर लगाएगा, ये सब क्या कहलाएगा? उपग्रह कहलाएगा। क्यों? क्योंकि यह ग्रह के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। तो जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता है, इसे हम लोग उपग्रह कहते हैं। और जो उपग्रह होती है, वो पृथ्वी का अभी तक केवल एक ही उपग्रह है। वो उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा है। और वो भी जो चंद्रमा जो होती है, ये चंद्रमा पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह है, मतलब चंद्रमा को किसी आदमी ने नहीं बनाया है। तो इसीलिए पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह के बारे में पूछा जाएगा तो क्या मारेंगे? चंद्रमा मारेंगे। अगला क्वेश्चन से, तेल का जल के तल पर फैल जाना किसके कारण होता है? तो दोस्तों तेल, जब हम किसी पानी में जब आप तेल डालेंगे ना, तो ये यदि पानी है और इस पानी के ऊपर में तेल डालेंगे तो तेल का एक अलग लेयर बन जाता है। मतलब तेल ऊपर से ही रहेगा और ये कभी नीचे नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि तेल का जो पृष्ठ तनाव होता है, वो पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। तेल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा में कम होता है, इसलिए ऊपर में रहता है। और पृष्ठ तनाव पानी का तेज रहता है। जब पानी का तेज रहेगा तो पानी अपने अंदर में आने ही नहीं देगा, क्योंकि इसके सरफेस पे तो टेंशन बना रहेगा। तो जब सरफेस पे टेंशन बना रहेगा तो पानी क्या करेगा? ऊपर से नीचे नहीं आ पाएगा और पानी ऊपर में ही तैरते रहता है। दोस्तों कपड़े जो हम लोग धुल लेते हैं, वो कपड़े धुलते भी इसी कारण है, क्योंकि जो कपड़े होती है ना, ये कपड़े में जब हम सर्फ मिला देते हैं, जब कोई डिटर्जेंट डालते हैं, तो तो कपड़े पर जब हम डिटर्जेंट डालते हैं, तो इसके लिए क्या होता है ना, कपड़ा का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। और जब कपड़ा का पृष्ठ तनाव कम हो जाएगा तो इसी के लिए क्या होता है, सारा मैल अंदर घुस के कपड़ा के अंदर का सारा मैल को वो क्या करता है, बाहर करता है। तो डिटर्जेंट जो हम भी मिलाते हैं तो ये भी कपड़ा के जो पानी होता है उस पानी का पृष्ठ तनाव को क्या करता है, कम कर देता है। तो आज का अगला क्वेश्चन है, पेंसिल का लेड बना होता है किसका? तो दोस्तों पेंसिल का जो लेड होता है ये ग्रेफाइट का बना होता है। और ग्रेफाइट क्या होता है, एक प्रकार का अधातु है, लेकिन फिर भी अधातु होने के बावजूद ये विद्युत का क्या है, सुचालक होता है। ऐसे दोस्तों अधातु का जो परिभाषा है ना, उसमें अधातु वही है जो विद्युत का कुचालक होता है, लेकिन जो ग्रेफाइट अधातु होती है यह है तो अधातु, लेकिन फिर भी विद्युत का क्या है, ये सुचालक होता है। लेकिन धातु होने के कारण वो विद्युत का कुचालक है। तो दोस्तों धातु में जो विद्युत का
कुचालक है ना वो शीशा होता है। शीशा एक धातु है, लेकिन फिर भी ये क्या है, विद्युत का कुचालक होता है। लेकिन अधातु में जो एक सुचालक होता है वो कौन सा होता है, ये ग्रेफाइट होती है, जिसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, पेंसिल में इसका यूज़ करते हैं, और इसका यूज़ नाभिकीय अभिक्रिया में भी किया जाता है। तो आज का अगला क्वेश्चन है, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है, क्यों? दोस्तों सड़क पर तो हम लोग चल लेते हैं, लेकिन बर्फ पर नहीं चल पाते हैं। क्यों नहीं चल पाते? क्योंकि बर्फ पर सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। हम जो चल पाते हैं ना वो घर्षण के कारण ही चल पाते हैं। घर्षण नहीं होगा तो हम लोग चल ही नहीं पाएंगे। जो बर्फ होती है ना इसके सतह पर हम क्या करते हैं, फिसल जाते हैं। और फिसलते क्यों हैं? क्योंकि फिसल इसलिए जाते हैं, इसके सतह पर घर्षण नहीं कर पाते हैं, कोई फ्रिक्शन नहीं कर पाते हैं, तो फिसल जाते हैं। इसीलिए बर्फ पर जो चलना होता है ना वो कठिन होता है, क्योंकि फिसलने की चांसेस ज़्यादा बनी रहती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे घर्षण बल जो होता है वो क्या होता है, कम होता है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आगे है, लोलक घड़ी गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती है? जो हमारा लोलक की घड़ी होती है ये गर्मियों में सुस्त हो जाती है, और जबकि ठंडी का टाइम जब आएगा ना तो ठंडी के टाइम में ये घड़ी तेज हो जाती है। तेज क्यों होती है? तो सुस्त इसलिए हो जाती है क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है और इसका आवर्तकाल बढ़ जाता है। लंबाई क्या होती है लोलक की, वो बढ़ जाती है, और इसका जो आवर्तकाल होता है वो क्या होता है, वो भी बढ़ जाता है। लेकिन जो ठंडी का टाइम होता है ना लेकिन जो ठंडी का टाइम होता है, इस ठंडी के टाइम में जो लोलक की लंबाई होती है ना वो कम हो जाती है, जिसके लिए इसका आवर्तकाल जो है ना ये भी क्या हो जाती है, घटती चली जाती है। तो इसमें क्या होती है, घड़ी तेज हो जाती है, और जब आवर्तकाल बढ़ जाएगा तो क्या होगा, इसका घड़ी जो है ना वो सुस्त पड़ जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अच्छा, आपको पूछा जाएगा जो लोलक घड़ी की आवर्तकाल होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है? तो दोस्तों टी इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, टी इज इक्वल टू होता है 2π√L/G। जब आपको ऐसा फार्मूला मिले तो आप समझ लीजिए कि आवर्तकाल की बात हो रही है, जिसमें लंबाई क्या होता है, लंबाई होता है लोलक की लंबाई, ये होता है भार, और ये होता है टी मतलब आवर्तकाल। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आगे है, ऊंचे स्थानों पर पानी 100 डिग्री से कम पर भी उबलने लगता है, ऐसा क्यों होता है? तो दोस्तों ऊंचे स्थान पर जो पानी होती है, ऐसे तो पानी 100 डिग्री से पर उबलता है, लेकिन ऊंचे स्थानों पर आप चले जाएंगे ना, पहाड़ों पे चढ़ेंगे तो 100 से कम पे ही उबलने लगेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो वायुमंडलीय दबाव होता है ना यह कम होता है। और अभी जो धरती पर हम खड़े हैं ना, तो धरती पे पूरा का पूरा जैसे जितना वायुमंडल ऊपर है ना, पूरा हमको यहाँ पे फोर्स लगाएगा, तो दबाव ज़्यादा बनेगा। लेकिन हम धरती से ऊपर चले जाएंगे और वायुमंडल यहीं है, तो ये कितना फोर्स करेगा, यहाँ पर तो ज़्यादा फोर्स करेगा। लेकिन जब हम यहाँ पे चले जाएंगे तो यहाँ पे तो कम फोर्स लगाएगा ना। तो इसी ट्रिक से हम लोग समझ सकते हैं कि जितना हम ऊपर जाएंगे उतना वायुमंडलीय दबाव क्या होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। इसलिए ऊंचाई पर पानी 100 डिग्री से कम पर ही उबलने लगता है। अच्छा, वायुमंडलीय दबाव का जो ऐसा ही मात्रक होता है वो क्या होता है? तो दोस्तों उसे हम लोग बार कहते हैं। और वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए जो हम लोग बैरोमीटर का यूज़ करते हैं, वो बैरोमीटर में क्या यूज़ किया जाता है? तो इसमें पारा का यूज़ किया जाता है। तो इस तरह करके हम लोग समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन से, पीतल मिश्र धातु है किसका? तो दोस्तों ये जो पीतल होती है ना, ये तांबा और जस्ता का मिश्र धातु होता है। तभी तो इसका एक ट्रिक बनता है, पीताजी, मतलब पी से पीतल जो है वो ता से तांबा और जी से जिंक बना होता है। तो ता से तांबा और जी से जिंक, इसीलिए पीताजी ट्रिक को याद रखिएगा तो आपको पीतल मिश्र धातु का किस किस का बना है ये समझ में आ जाएगा। क्योंकि पी से पिताजी का जो पी है, ई पी से पीतल होता है, और पीतल किसका बना होता है? ता से तांबा का बना होता है और जिंक का बना होता है, तो इसलिए ताजी हो गया। अगला क्वेश्चन है, गैसों का दबाव ज्ञात करने वाला यंत्र क्या है? तो दोस्तों जो गैसों का दबाव होता है ना, इसे मैनोमीटर कहा जाता है। मतलब हमारे वायुमंडल में जो गैस है उसका प्रेशर को मापने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? मैनोमीटर का यूज़ किया जाता है। अच्छा, वायुमंडल में जो गैस है उसमें सबसे ज़्यादा गैस कौन सा है? तो दोस्तों सबसे ज़्यादा जो गैस होती है वो कौन सी गैस है? वो नाइट्रोजन गैस होती है, जो 78% तक पाया जाता है। और इसके बाद दोस्तों कौन सी गैस होती है? इसके बाद ऑक्सीजन होती है, जो 21% तक पाया जाता है। तो दोस्तों ऑक्सीजन क्या करती है? जलने में सहायक होती है। ऑक्सीजन
जलने में सहायक गैस होती है, इसीलिए आग को जलने में मदद करती है ऑक्सीजन गैस। लेकिन जो ये गैस होती है ना नाइट्रोजन गैस, यह क्या करती है, आग पर नियंत्रण रखने के लिए किया जाता है इसका यूज़। तो आग पर नियंत्रण कौन रखता है, नियंत्रण रखता है नाइट्रोजन गैस, जो सबसे ज़्यादा है वायुमंडल में। कितना है, 78% है, 78% है नाइट्रोजन गैस। इसी तरह आज का अगला क्वेश्चन है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ट्रॉम्बे में स्थित 5वें न्यूक्लियर रिएक्टर का नाम क्या है। तो दोस्तों न्यूक्लियर रिएक्टर जो है वो ध्रुव है, और भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो कहाँ स्थित है, मुंबई में स्थित है। तो दोस्तों ये जो मुंबई में स्थित है, और मुंबई के किस जगह पर है, ट्रॉम्बे में स्थित है। तो मुंबई के जो ट्रॉम्बे में स्थित है, तो इसका 5वें न्यूक्लियर रिएक्टर का नाम क्या है, ध्रुव नाम हो जाएगा। इसी तरह आज का अगला क्वेश्चन से, अग्नाशयी रस में पाया जाने वाला एंजाइम ट्रिप्सिन। मतलब अग्नाशयी रस में एक कौन सा एंजाइम पाया जाता है, ट्रिप्सिन पाया जाता है। ये ट्रिप्सिन प्रोटीन या पेप्टोन को किस में बदलता है। तो दोस्तों जो ट्रिप्सिन होती है, ये ट्रिप्सिन प्रोटीन या पेप्टोन्स को छोटे पेप्टाइड में बदलता है, जिसे पॉलीपेप्टाइड भी बोला जाता है, पॉलीपेप्टाइड भी बोला जाता है। तो इसलिए छोटे पेप्टोन में बदल देता है। और दोस्तों प्रोटीन जो होती है, वो प्रोटीन के किस यौगिक का मुख्य संगठक होता है, नाइट्रोजन का होता है। इसमें कितने एमिनो एसिड पाए जाते हैं, 21 एमिनो एसिड पाए जाते हैं। इसी तरह आज का अगला क्वेश्चन से, जो मनुष्य में दाद होती है जिसे रिंग वर्म कहा जाता है, यह रोग के रोग कारक कवक का नाम क्या है। जिस कवक के कारण होता है ना मनुष्य में दाद, उस कवक का क्या नाम है, उसका नाम है दोस्तों माइक्रोस्पोरम। तो माइक्रोस्पोरम नाम का एक कवक है, और ये जो कवक होती है ना, इसी कवक के कारण कौन सा बीमारी होती है मनुष्य में, दाद नामक होती है बीमारी, जिसे रिंग वर्म भी कहा जाता है। इसके साथ साथ टेनिया कपेडिस नाम की जो कवक होती है, टीनिया कपेडिस, इसी के नाम से दोस्तों गंजापन होता है। गंजापन होने के लिए क्या होता है, टीनिया कपेडिस नामक कवक के कारण गंजापन होता है। अगला क्वेश्चन से, स्कर्वी नामक रोग किस विटामिन के अभाव में होता है। स्कर्वी नामक बीमारी जो होती है दोस्तों, वो विटामिन सी के अभाव में होता है। विटामिन सी का आपसे रासायनिक नाम पूछा जाएगा तो क्या होता है, स्कॉर्बिक एसिड होता है। स्कॉर्बिक एसिड को विटामिन सी कहा जाता है, और विटामिन सी से स्कर्विक नामक बीमारी होती है। स्कर्वी का मतलब क्या होता है दोस्तों, यह मसूर से रिलेटेड होता है, और मसूरों में प्रॉब्लम आ जाती है तो इसे स्कर्वी रोग कहा जाता है। सबसे भारी धातु कौन सा होता है। दोस्तों जो सबसे भारी धातु होती है वो धातु ओसमियम होती है, ये सबसे भारी धातु है। लेकिन आपको सबसे हल्की धातु के बारे में पूछा जाएगा तो हल्की धातु कौन सी हो जाएगी, हल्की धातु लिथियम हो जाएगी। अच्छा, जब हल्की धातु लिथियम हो जाएगी दोस्तों और भारी धातु ओस्मियम हो जाएगी, तो आपसे ये भी पूछा जाएगा कि हल्की गैस कौन सा है। अब धातु नहीं पूछ के आपसे हल्की गैस का नाम पूछ देगा। तो जो हल्की गैस होती है दोस्तों, वो कौन सी गैस होती है, हाइड्रोजन गैस होती है। लेकिन आपको यहाँ पर यदि पूछ दिया कि सबसे भारी गैस कौन सी है, तो भारी गैस जब आपसे पूछ दिया तो आप क्या मारेंगे, रेडॉन है, जिसे आरडी कहा जाता है। तो एकदम क्लियर होकर आप सब चीज़ को अच्छे से पढ़ लीजिए। यदि आपसे भारी धातु पूछा जाएगा तो भारी धातु में कौन सा हो जाएगा, ओस्मियम। यदि हल्की धातु पूछा जाएगा तो लिथियम हो जाएगी। यदि हल्की गैस के बारे में पूछा जाएगा तो हाइड्रोजन गैस मारेंगे। लेकिन जब भारी गैस के बारे में पूछा जाएगा तो क्या मारेंगे, रेडॉन मारेंगे, जिसको आरडी से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये रेडॉन गैस के बारे में मारेंगे। लेकिन आपको सबसे कठोर धातु के बारे में दोस्तों पूछ दिया, तो कठोर धातु जो होती है वो कौन सी धातु होती है, तो कठोर धातु होती है टंगस्टन। टंगस्टन जो धातु होती है ये कठोर धातु होती है। और इस टंगस्टन का हम लोग आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, इसको संकेत किस चीज़ से करते हैं, W से करते हैं। और टंगस्टन का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो दोस्तों बल्ब के फिलामेंट बनाने में किया जाता है। फिलामेंट बनाने में किसका यूज़ किया जाता है, टंगस्टन का यूज़ किया जाता है। इसी तरह आज का अगला क्वेश्चन है, विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है। तो दोस्तों विद्युत का सबसे अच्छा चालक यदि आपसे पूछे तो क्या मारेंगे, चांदी मारेंगे। और यही विद्युत का सबसे बुरा चालक कौन सा है, तो दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा सीसा। जो सीसा होती है ना, ये विद्युत का सबसे बुरा बैड कंडक्टर होता है। लेकिन सुपर कंडक्टर किसको कहा जाता है, चांदी को कहा जाता है। इससे सबसे ज़्यादा करंट फ्लो होता है। अगला क्वेश्चन है, पोटासियम का अयस्क कार्नेलाइट, इसका फॉर्मूला क्या होता है। दोस्तों कार्नेलाइट का यदि आपसे फार्मूला पूछा जाए तो KCl MgCl2 एंड लास्ट में होता है 6H2O। तो जब आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछे तो आप तुरंत पोटासियम के अयस्क जो कार्नेलाइट है
इसका फॉर्मूला बता दीजिएगा कि KCl MgCl2 एंड 6H2O होता है। तो इस तरह करके हम अपने 25 क्वेश्चंस को देख लेंगे। दोस्तों एक एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी है, यह है यूरेनियम के नाभिकीय विखंडन में अंततः क्या होता है। तो जब यूरेनियम का नाभिकीय विखंडन होता है तो सबसे लास्ट में दोस्तों क्या बनता है, सबसे लास्ट में सीसा बनता है। तो इसलिए हमारा उत्तर हो जाएगा सीसा। आज हम लोग 25 क्वेश्चंस को देखे हैं। किसी भी क्वेश्चन में यदि कोई मिस्टेक हो गई हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।